हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेरोसिन कंपाउंड के बारे में। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिपरेशन यानी सिंथेसिस देखेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल रिएक्शन और या केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। इतना चीज़ हम लोग को कवर करना है इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The compound bis-cyclopentadienyl iron popularly known as ferrocene. It was discovered in 1951. It has a sandwich structure in which metal lies between two planar cyclopentadienyl rings. ये क्या कह रहा है? आयरन दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स के बीच में होता है, सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर होता है। सिंपल समझे तो यहाँ पे आयरन है और आयरन इस तरह से लगा होता है। ये हो गया आप लोग का ये सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर फेरोसिन का। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेरोसिन। फेरोसिन हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका सिंथेसिस किस तरह से होता है। पहला हम लोग यूज करेंगे साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है C5H6, और इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे दो ये होता है डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, बाकी सब में कितना है, एक एक हाइड्रोजन। इस वजह से एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, C5H6। अब हम लोग इसका यूज करेंगे और किस तरह से बनाएंगे फेरोसिन उसको समझिए। पहले हम लोग लेते हैं C5H6 और इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम से, और ये रिएक्शन होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF। तो यहाँ पे क्या होगा उसको समझिए। पहले यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, मान के चलिए ये एक हाफ मोलिकुल ऑफ ये हाइड्रोजन गैस हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बचा, C5H5 बचेगा, C5H5। और क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल करके बाहर जा रहा है, इसमें प्लस आयन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम प्लस आयन आकर के इसमें जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो हम लोग इसको इस तरह से सिंपल लिख देते हैं, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड, नाम लिखते जाइएगा। अब हम लोग इसको C5H5Na सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड को रिएक्ट कराएंगे फेरस क्लोराइड से FeCl2। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ये क्लोरीन और सोडियम को बाहर कराना है, ठीक है। ये आयरन इसमें जोड़ देना है, और ये रिएक्शन फिर से वही होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में। तो इसको हम लोग लेना है दो मोलिकुल सोडियम और दो मोलिकुल क्लोरीन, दो मोलिकुल NaCl बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक आयरन बचा, तो इसको हम लोग Fe लिख देते हैं, और दो मोलिकुल C5H5 बचा, तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं C5H5 और ये 2। तो यहीं पे हम लोग को मिल गया फेरोसिन। दूसरा है बाय रिएक्शन ऑफ आयरन टू हाइलाइट विद साइक्लोपेंटाडाइन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। फेरस क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं साइक्लोपेंटाडाइन से, दो मोलिकुल हम लोग लगते हैं C5H6 और इसको रिएक्ट कराते हैं FeCl2। ये हो गया फेरस क्लोराइड। अगर FeCl3 रहता तो फेरिक क्लोराइड। अब इसको हम लोग कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, तो इस केस में हम लोग लेंगे डाईइथाइल एमीन। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5, और ये रहेगा दो मोलिकुल और यहाँ पे NH। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम लोग को लेना है 2 मोल इसका। लोग देखें तो ये जो डाईइथाइल एमीन है, ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है। बेस उसको बोलते हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और एसिड उसको बोलते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, एसिड एक्सेप्टर बेस डोनर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या है, तो लोन पेयर है, तो वही लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है, तो इसलिए हम लोग डाईइथाइल एमीन को स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में लिए हैं। अब यहाँ से क्या करेगा उसको समझिए। ये जो हम लोग लिए हैं ना दो मोलिकुल डाईइथाइल एमीन, ये जो दो क्लोरीन ग्रुप है इसको बाहर ले लेगा और Fe जा करके इससे जुड़ जाएगा, और हम लोग को मिल जाएगा फेरोसिन। तो चलिए वही काम करते हैं। यहाँ पे दो मोलिकुल और ये जो C2H5 डाईइथाइल और इसके साथ एमीन, और इस नाइट्रोजन के साथ आकर के जुड़ जाएगा क्लोरीन। अब यहाँ पे दो क्लोरीन आकर के जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से Cl2 दो क्लोरीन आकर के जुड़ गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, आयरन, और आयरन के साथ ये ग्रुप, तो हम लोग उसी को लिख देते हैं Fe और C5H5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यही था हम लोग का प्रिपरेशन 2। अब देखेंगे थर्ड मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ आयरन 2 क्लोराइड विथ RmGx फेरस क्लोराइड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और इस केस में हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है C5H5MgBr। इस टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, तब इसको हम लोग आयरन क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा फेरोसिन। तो चलिए रिएक्ट करा देते हैं FeCl2 फेरस क्लोराइड। अब
ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकलता है, पहले हम लोग उसको निकालते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग को 2 मॉलिक्यूल लेना है, क्योंकि इसका जो 2 मॉलिक्यूल लगेगा आयरन से। तो हम लोग बाहर निकालते हैं क्या क्या निकलेगा। पहला केस में यहाँ से 2 मैग्नीशियम बाहर निकल रहा है, अलग अलग लिख देते हैं Mg और Mg। अब एक Mg के साथ लग जाएगा 2 ब्रोमीन ग्रुप Br2, यहाँ से 2 ब्रोमीन, और फिर एक Mg के साथ लग जाएगा 2 Cl यानी MgCl2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग को बाकी जो बच गया उसको लिख देते हैं Fe और फिर C5H52। फेरोसिन के प्रिपरेशन का जो फोर्थ मेथड है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, मतलब लैब में हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग लिए हैं डाइसाइक्लोपेंटाडाइन, ये है मोनोडाइमर ऑफ डाइसाइक्लोपेंटाडाइन का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा समझना है कि ये डाइसाइक्लोपेंटाडाइन कैसे है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हो गया एक साइक्लोपेंटाडाइन, और ये 1 2 3 4 और एक कार्बन ऊपर में लगा हुआ है 5वां, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ये 5वां कार्बन है ना, ये प्लेन में नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं, ना कि नॉर्मल 2 साइक्लोपेंटाडाइन को लेके जोड़ दिए, वैसा नहीं है। इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब इसको 180 डिग्री पे तोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइक्लोपेंटाडाइन, उसको हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। ये हो गया आप लोग का साइक्लोपेंटाडाइन। चलिए 2 मॉलिक्यूल ये मिल जाएगा, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं C5H6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को इसी को यूज करके बना देना है वही फेरोसिन। तो चलिए लिखते हैं C5H6 और इसको इस तरह रिएक्ट कराएंगे। स्टेप 2 में ये हो रहा है। स्टेप 2 में अब इसको रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H2O बाहर निकालते हैं, OH एक हाइड्रोजन को लेकर के चला गया, यहाँ पे बचा C5H5 प्लस माइनस, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो ये बन गया माइनस। अब ये जो K प्लस यहाँ से टूटेगा K प्लस, और ये OH है माइनस में, तो OH माइनस H प्लस को लेकर के बाहर चला गया, ये मिल गया हम लोग को नेगेटिव पार्ट। अब ये जो K प्लस आकर के लगेगा इस नेगेटिव पार्टिकल से, तो यहाँ से इसको इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं। ये लग गया है आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, जैसा करते हैं सेम वही काम है। स्टेप 3 में यहाँ पे इसको ले लीजिए C5H5K, इसको फिर रिएक्ट कराएंगे जो कराते आए हैं FeCl2 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल, तो पहले KCl बाहर कर दीजिए, K 2 मॉलिक्यूल और Cl2। अब हम लोग को मिल गया बस Fe और ये C5H52। तो इस तरह से हम लोग को आसानी से मिल जाता है ये फेरोसिन। अब हम लोग इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रिपरेशन आसान था, आप लोग उतारते जाइए। फेरोसिन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसको लिख लीजिए। पहला है ऑरेंज कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 174 डिग्री सेंटीग्रेड, डिजोल्व रेडली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। ज़्यादा नहीं लिखे थे हम, इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे फेरोसिन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ या तो फिर केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट कंपाउंड से किस तरह से रिएक्ट करता है फेरोसिन। पहला हम लोग देख रहे हैं असाइलेशन। असाइलेशन मतलब एसाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे। तो ये दिस रिएक्शन अकर्स मोर रेडली विथ फेरोसिन देन बेंजीन। ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेंजीन में भी, लेकिन ये जो फेरोसिन है ये ज़्यादा तेज़ी से होगा, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा एसाइल क्लोराइड से बेंजीन के कंपेयर में। और ये क्यों, क्योंकि ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये बोल रहा है कि ये जो फेरोसिन के साथ जो लगा हुआ है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इनमें ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज एज मीन कंपेयर टू बेंजीन। अब हम लोग गौर करेंगे इस आयरन के साथ लगा हुआ 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल पे, तो इसका स्ट्रक्चर जी आयरन से अगर हम लोग हटा करके या आयरन से जुड़ने से पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे एक कार्बन से इस कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन लगा हुआ था, एक हाइड्रोजन निकल जाता है इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और बाकी पे ये बाकी कार्बन पे रहता है डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन पे हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, लेकिन जब हम लोग बेंजीन का अगर रिंग बनाएंगे तो बेंजीन का कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अवेलेबल होता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं उसको बेंजीन से। अब यहाँ पे देखें क्या होता है, ये जो CH3CO ग्रुप है यहाँ से Cl माइनस के रूप में टूटता है, और CH3 और CO यहाँ पे प्लस चार्ज के रूप में टूटता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से मिल जाता है इस वाले ग्रुप में फेरोसिन में। और ऐसा वैसे भी 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, इसको ज़्यादा और मिलेगा इस ग्रुप को ये इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जो फेरोसिन है ये मोर रिएक्टिव होता है असाइल ग्रुप से।
चलिए हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे। अब रिएक्शन आप लोग को पता होता है फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन में भी जब हम लोग असाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्शन होता है एनहाइड्रेट AlCl3 से। अब यहाँ से AlCl3 Cl माइनस को लेकर के चला जाएगा, CH3CO प्लस ये ग्रुप आकर के इसमें लगेगा। हम लोग दोनों में से किसी भी रिंग में इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए इस रिंग में ही जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसको जोड़ दिए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, इसी कार्बन पे आया था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया और ये जुड़ गया। और बाकी जो था उसको हम लोग एज इट इज जो रहने देते हैं। अब ये जो कंपाउंड हम लोग को मिला इसका और एक बार हम लोग ये रिएक्ट कराएंगे CH3COCl से एसाइल क्लोराइड से, और ये रिएक्शन फिर से होगा एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे जैसा था ये तो एज इट इज रहेगा, और बाकी जो ये कंपाउंड मिला आकर के इसमें लग जाएगा इस बार ये एसाइल क्लोराइड, और इसका होगा एसाइलेशन। यहाँ पे किसी भी कार्बन पे हम लोग जोड़ सकते थे ये ग्रुप को। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग को डायरेक्ट अगर यहाँ से इस पे आना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये फेरोसिन कंपाउंड है, फेरोसिन से हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे दोनों ग्रुप में अगर हम लोग को जोड़ना रहे, यानी दोनों का हम लोग को असाइलेशन करना है एक ही बार में, तो इस केस में हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO, और ये रहता है 2 और इसके साथ लगा रहता है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 ये ग्रुप लगा रहता है इधर उधर, और ये रिएक्शन होगा फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में H3PO4। तो इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा ये कंपाउंड, दोनों रिंग में असाइलेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन तो देख लिया, अब अल्काइलेशन देखते हैं। सेम वही कहानी है। फेरोसिन रिएक्ट विद इथिलीन, इथिलीन से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 अंडरगोज अल्काइलेशन ऑफ द रिंग। ये इथिलीन से रिएक्ट कराएंगे और इसी के प्रेजेंस में कराएंगे तो हम लोग को अल्काइलेशन मिलेगा रिंग का। तो चलिए कराते हैं इसको। हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं इथिलीन लिख देते हैं C2H4, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब ये रिएक्शन हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 तो इसके प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन हो जाएगा। तो उसी को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ पे बना है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 2 ये लगा हुआ है फेरस यानी आयरन के साथ, और यहाँ पे किसी भी रिंग में हम लोग जोड़ सकते हैं। एक रिंग में चलिए जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा CH2CH3 यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग तीसरा रिएक्शन इसका देखेंगे, मैनिक रिएक्शन। फेरोसिन रिएक्ट्स विथ फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ITPO इन द प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल एमीन टू गिव मोनो सब्सटीट्यूटेड फेरोसिन। यहाँ पे मैनिक रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड और कोई भी अल्काइल एमीन हम लोग लेते हैं और रिएक्ट कराते हैं। इस केस में हम लोग डाइमिथाइल एमीन लिए हैं। तो यहाँ पे किस तरह से इसका रिएक्शन होगा, यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन OH2 बाहर चला जाएगा। मान के चलिए H2O बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन और एक हाइड्रोजन ये बच रहा है। कार्बन को जोड़ दीजिए यहाँ से, ये तो इससे जुड़ जाएगा, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हम लोग ऊपर लगा देते हैं। अब ये कार्बन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और नाइट्रोजन के साथ जो ये हाइड्रोजन था ये तो बाहर चला गया, और CH3 उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं CH3। अब यहाँ पे हम लोग देखिए तो 1 2 और यहाँ से 2 4 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H+ आयन आकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन के पास, और यहाँ पे ये हो जाएगा जैसा, और ये दोनों आपस में ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हम लोग को मिलता है इसका प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड फेरोसिन। 4th नंबर रिएक्शन है रिएक्शन विथ अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम मतलब कोई भी R ग्रुप और इसके साथ Li लगा रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे हम लोग फेरोसिन लिए हैं और फेरोसिन की रिएक्ट करा रहे हैं नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम से। यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम है, आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं, वर्ड में लिख दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो फेरोसिन ग्रुप का जो ये रिंग है इसमें आकर के जुड़ेगा लिथियम ग्रुप, ना कि ब्यूटाइल ग्रुप। और ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम लोग बताएंगे। यहाँ पे आकर के जुड़ेगा लिथियम। जो फेरोसिन पे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ेंगे जब भी तो अल्काइल ग्रुप यहाँ से R- और Li+, क्योंकि लिथियम क्या है, मेटल है, हमेशा लिथियम प्लस में ही टूटेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है।
तो लिथियम क्योंकि अब प्लस में टूटेगा तो ये जाएगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास, ना कि नेगेटिव जा करके नेगेटिव में जुड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ये पॉजिटिव पार्टिकल जाएगा और नेगेटिव चार्ज कंपाउंड में जा करके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिथियम को ही जोड़ेंगे। और अगर फिर से हम लोग एन ब्यूटाइल लिथियम लेंगे तो इस केस में क्या होगा, पहले तो इस रिंग में जुड़ चुका है, इसको हम लोग एज इट इज लगा देते हैं Fe, और इस बार क्या होगा, ये वाला रिंग में आ करके जुड़ जाएगा। इसको इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे लिथियम जोड़ दीजिए। यही था हम लोग कुछ ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोसिन। अब हम लोग देखेंगे फेरोसिन कंपाउंड का स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए, उसके बाद स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर एरोमेटिसिटी देखेंगे। कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है फेरोसिन में, किस तरह का बॉन्डिंग होता है। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, OMC यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड विथ ए सैंडविच शेप्ड स्ट्रक्चर। सैंडविच शेप्ड स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग लगा हुआ है और बीच में आयरन है, तो ये बीच में सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर इसलिए हो जा रहा है। और ये मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि दोनों रिंग है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, द टू प्लेनर साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स आर स्टेगर्ड विथ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे स्टेगर्ड का मतलब होता है कंपित। कंपित मतलब जैसे मूव कराएंगे ये भी वैसा ही मूव करेगा, ये जैसे रोटेट करेगा वैसा ही ये भी रोटेट करेगा, और ये स्टडी है तो ये भी स्टडी में रहेगा। तीसरा पॉइंट है, ईच रिंग हैज ए डिलोकलाइज्ड पाई सिस्टम बिल्ट फ्रॉम द पीजेड ऑर्बिटल्स ऑन द कार्बन एटम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों रिंग के पास पाई सिस्टम होता है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, जो कि पीजेड ऑर्बिटल जो कार्बन में होता है px py pz, तो पीजेड ऑर्बिटल से ये बना होता है। तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में तो इतना जाना नहीं है, पहले समझ लीजिए कि पाई सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे अगर हम लोग साइक्लोपेंटाडाइनाइल को फॉर्म करेंगे Fe निकाल करके, तो बताए हैं एक में क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो यही क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये पुट करके यहाँ आएगा, इस कार्बन पे पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज होते रहता है। लोकल मतलब एक जगह रहने वाला, और डिलोकल मतलब यहाँ से वहाँ जाने वाला, तो ये डिलोकलाइज होते रहता है। हम लोग इसको इस तरह से ही दर्शाते हैं, और ये पांचों कार्बन में डेल नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट समझ लीजिए, बोथ रिंग बॉन्डेड सिमेट्रिकली टू द आयरन थ्रू ईच ऑफ द 5 कार्बन एटम इन व्हाट इज टर्म एज ये है ईटा 5। हाँ, ये 5 है, ईटा 5, इसको ईटा 5 मोड कहते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये आयरन है, आयरन एक किसी कार्बन से बॉन्डेड नहीं होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के दोनों रिंग से। ये सिमेट्रिकली तो बॉन्डेड होता है, लेकिन किसी एक जो एटम है उससे बॉन्डेड नहीं होता है। ये पांचों जो कार्बन एटम है, पांचों से ये बॉन्डेड होता है। अभी बताया ना कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा घूम रहा है सभी रिंग में, पूरे जो कार्बन एटम है ये सभी क्या करते हैं, फेरस से यानी आयरन से बॉन्डेड होते हैं। उसी को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर में, जब हम लोग इसको रेजोनेंस से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसका लिए हम ये जो बेसिक क्राइटेरिया है इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है कोई भी कंपाउंड तो उसको हम लोग एरोमेटिक कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग को पूरा फेरोसिन कंपाउंड को नहीं लेंगे, फेरोसिन के साथ जो दो मॉलिक्यूल लगा हुआ है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप, उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर ये होता है एरोमेटिक तो पूरा फेरोसिन कंपाउंड को एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। तो पहले हम लोग लिए ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का वो है साइक्लिक। तो यहाँ पे ये कंपाउंड हम लोग देखें तो कंपाउंड कैसा दिखने में लग रहा है, साइक्लिक है, एकदम साइक्लिक है। प्लेनर, अब प्लेनर पता करने के लिए सिंपल रूल है, वो है कि हाइब्रिडाइजेशन पता कीजिए। अगर सभी कार्बन जितना भी है इसमें, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो रिंग में जितना कार्बन है वो, तो उसको उस कंपाउंड को या उस रिंग को हम लोग कहेंगे प्लेनर। अब यहाँ पे समझिए एक s और 2 p यानी 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कार्बन जो जितना कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा तो पाई बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे एक हाइड्रोजन होगा, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड, एक इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। वैसा ही ये भी होगा, वैसा ही ये भी होगा, वैसा ही ये भी होगा। अब इस कार्बन में आ जाइए, तो इस कार्बन में क्या था, पहले 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकल करके चला गया इसलिए नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड और एक इस हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड, यानी
3 सिग्मा बॉन्ड यानी 3 ऑर्बिटल चाहिए यार। 3 ऑर्बिटल इसको कब मिलेगा, एक s और 2 p यानी 3 ऑर्बिटल। तो इसका मतलब हुआ कि ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बाकी जितने भी कार्बन है सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा रिंग क्या है, प्लेनर हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी इसको भी फुलफिल किया, इसको भी फुलफिल किया। अब हम लोग देखेंगे कंजुगेटेड, ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। अब किसी भी कंपाउंड को हम लोग कंजुगेटेड तभी कंसीडर करते हैं जब उस कंपाउंड के सभी कार्बन पे अल्टरनेट रूप से पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देखते हैं क्या क्या होता है कंजुगेशन, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एक ही होता है, और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह के, या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल भी कहीं कहीं होता है। तो हम लोग ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है, इसी को समझते हैं कि अगर ये इतना अल्टरनेट रूप से हम लोग को मिला तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे कंजुगेटेड। अब यहाँ पे देखिए तीनों में से क्या चीज़ है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यहाँ तक तो है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, यानी इसका और इसका कॉम्बिनेशन हम लोग को मिल रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो इस कंपाउंड को हम लोग कंजुगेटेड कंसीडर करेंगे। कहीं पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड लगातार नहीं आ रहा है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड है, ये कंजुगेटेड है या नहीं है, इसको और एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, और वो तरीका है रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर दीजिए। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो उसी से समझ में आ गया कि रेजोनेंस अगर शो कर रहा है तो कंजुगेटेड है, रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है तो नहीं कंजुगेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज उठ करके यहाँ लाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं, ये इस तरह से हुआ, ये इस तरह से हुआ, नेगेटिव चार्ज उठ करके यहाँ या इन दोनों कार्बन के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो डबल बॉन्ड था उठ करके इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन्स बात बराबर है, और ये जैसा था सेम वैसा ही लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो इसका रेजोनेंस होगा ये यहाँ से इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ये कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा। हम लोग इसको इस तरह से दर्शा देते हैं, पहले लिख लीजिए उसके बाद बना दीजिए, ये दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो था उसको एज इट इज रख देते हैं, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड था ये उठ करके आ जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग और एक स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, इसको यहाँ से इस तरह से कर दीजिए, यहाँ से इस तरह से कर देते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज उठ करके यहाँ आएगा और ये फिर से उठ करके यहाँ आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से और ये इस तरह से, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बार उठ करके यहाँ जाएगा, ये दोनों कार्बन पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। चलिए हम लोग ड्रॉ करेंगे उसी को यहाँ पे इस तरह से, ये दोनों में कार्बन में डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड था उठ करके इस कार्बन पे आएगा, नेगेटिव चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। और ये जैसा था डबल बॉन्ड इसको एज इट इज रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये उस बार उठ करके जाएगा, इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड बनेगा, हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये उठ करके गया, इन दोनों कार्बन पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये अब उठ करके डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आएगा और इस कार्बन पे हम लोग को मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जैसा था एज इट इज। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जैसा था हम लोग जैसा चले थे सेम वैसा ही मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये कंपाउंड क्या है, कंजुगेशन, मतलब कंजुगेटेड है, ये कंजुगेशन शो कर रहा है। तो और यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करे थे जब फेरेसिन का, तो इसको हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज सभी कार्बन पे यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। और जब इसके साथ फेरोसिन ग्रुप लगेगा, तो यानी फेरोसिन बोलते हैं आयरन ग्रुप, जब आकर के लगेगा आयरन मेटल, तो ये किसी एक कंपाउंड से नहीं लगेगा, ये बाकी सभी कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा। और इस कंपाउंड का जो हेप्टिसिटी है उसको ईटा 5 लिखे थे, यानी हेप्टिसिटी इसका 5 होगा। इतना समझ में आ गया कैसे हम लोग बॉन्ड बनाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये जो चौथा क्राइटेरिया है हक्कल्स रूल का, तो ये हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो हर वो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनने में भाग ले रहा है, दोनों को हम लोग को कंसीडर करना है उन सभी को। तो यहाँ पे ये तो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पाई बॉन्ड वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, पाई बॉन्ड वाला 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी तो पाई बॉन्ड बनने में हिस्सा ले रहा है, यानी इसको भी कंसीडर करना है। तो टोटल कितना हो रहा है 2 + 2 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि इट फॉलोज हक्कल्स रूल। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, ये फॉलो कर रहा है हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। यही था हम लोग का स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ फेरोसिन कंपाउंड। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।